जैसे ऐसे वाक्य का उपयोग जो है वो अलग अलग जगह हो सकता है, लेकिन आपको देखना है कि आपको कौन से वाक्य का उपयोग कहाँ करना है। ठीक है, तो अपन ने इससे पिछले वाले वीडियो में जो वाक्य देखा था वो क्या था? एक वाक्य था कि मैं आपकी वो नहीं, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली, ये वाक्य था। इसको अपन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, तो कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। यानी देखो, अपन आपस में बोलते नहीं है क्या कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, तो आप बोल सकते हो सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, यानी माफ़ करें कि मैंने आपके काम में बाधा डाली। तो इसको आप कैसे बोलोगे? सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। अब नेक्स्ट वाक्य है, 10वां वाक्य क्या है? जरा ध्यान दीजिए, यानी जरा ध्यान दीजिए। देखो, इस वर्ड को तो आपने बहुत सुना होगा, टीवी में भी सुना होगा या फिर वैसे बाहर भी सुना होगा। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, सुनते हो ना? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो इसका मीनिंग क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए। यानी कोई अपनी बात को बोलना चाहता है और वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, तो वो क्या बोल रहा है? हिंदी में तो क्या बोलेगा? जरा ध्यान दीजिए, और अंग्रेजी में क्या बोलेगा? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ठीक है, समझ गए? अब 11 नंबर का वाक्य है, इसे अपनी ही चीज समझे, यानी इसे अपनी ही चीज समझे। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इट्स ऑल योर्स। इट्स, देखो अपन बोलने को तो ऐसे बोल सकते हैं इट्स ऑल योर्स, पर ऐसे नहीं बोला जाता। अंग्रेजी में शुद्ध बोलने का भी ध्यान रखा जाता है। तो इस वाक्य को शुद्ध रूप जो क्या है? इट्स ऑल योर्स। इसको क्या बोलते हैं? योर्स, ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में, इट्स ऑल योर्स। और इसको आल बोलते हैं, इट्स आल योर्स। अपन वो एक वाक्य है ना, ऑल इज वेल, उसमें क्या बोला जाता है? आल इज वेल, आल इज वेल। इसको शुद्ध रूप यही है ना, ऑल इज वेल का, आल इज वेल। वैसे ही इट्स आल योर्स। प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखें कि अंग्रेजी में कैसे किस वर्ड को बोला जाता है। जरा मुझे बोलने दे, 12वें नंबर का वाक्य है, जरा मुझे बोलने दे। ठीक है, तो इसका क्या बोलोगे? क्या बनेगा वाक्य? विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। देखिए, आप ऐसा कर सकते हो कि मैंने अभी हिंदी बोली है कि ज़रा मुझे बोलने दे, आप कॉपी में लिख लीजिए कि 11 नंबर का वाक्य है, ज़रा मुझे बोलने दे। उसके बाद में इंग्लिश मैंने यहाँ लिख दी, तो उसके आगे इक्वल का चिन्ह लगा के आप ये लिख सकते हो कि विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक यानी बोलना, ज़रा मुझे बोलने दे। जो जितनी आपको मीनिंग याद होगी ना इंग्लिश में, उतना ही आप इन वाक्यों को समझ सकते हो। अगला वाक्य है, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। क्या वाक्य है अगला? अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, ये वाक्य। तो क्या बोलोगे उसको? लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। क्या बोला जा रहा है? लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, यानी आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में आप मेरी मदद ले लीजिए। अगला है, जैसे बस में आप जा रहे हो और आपको सीट पे बैठना है, तो कैसे आप बोलोगे? प्लीज़, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? क्या मैं भी बैठ सकता हूँ? ऐसे बोलेंगे ना। तो इसको क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? विल यू प्लीज मूव ए बिट। क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाया जाएगा। क्यों?
क्यों क्यों लगाया जाए? क्योंकि अगले से पूछा जा रहा है। क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? विल यू प्लीज मूव ए बिट, मूव ए बिट, इसको ए बोला जाता है, ए नहीं बोला जाता। विल यू प्लीज मूव ए बिट, जरा धीरे बोलें, यानी 15 नंबर का वाक्य है कि जरा धीरे बोलें, यानी कोई तेज आवाज़ में बोल रहा है और उसको बोला जा रहा है कि जरा धीरे बोलो, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, यानी मैं परेशान हो रहा हूँ। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान होना। तो जैसे वाक्य है जरा धीरे बोले, तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, यानी थोड़ा धीरे बोले या जरा धीरे बोले। अगला वाक्य इसी से रिलेटेड है, जरा धीमे बोलने की कृपा करें। क्या वाक्य है इसी से रिलेटेड 16 नंबर का? जरा धीमा बोलने की कृपा करें। तो इसको क्या बोलोगे? तो विल यू तो आएगा, विल यू तो आएगा, विल यू माइंड स्पीकिंग। देखिए किस तरह से वाक्य का यूज हो रहा है। विल यू माइंड स्पीकिंग ए बिट सॉफ्टली, बाद में कोमा लगाओगे, उसके बाद में प्लीज क्वेश्चनवाचक चिन्ह। जरा धीमा बोलने की कृपा करें 16 नंबर का वाक्य है, उसको कैसे बोलोगे? विल यू माइंड स्पीकिंग ए बिट सॉफ्टली प्लीज, यानी आप धीमे बोलने की कृपा। अगला वाक्य है, क्या आप मुझे बैठने देंगे? उसको कैसे बोलोगे? विल यू प्लीज लेट मी सिट, सिट मतलब बैठना, कैसे बोलोगे इसको? विल यू प्लीज लेट मी सिट, बोलते हैं ना अपन सिट डाउन, बैठो, तो ये सिट होता है मतलब बैठना। तो विल यू प्लीज लेट मी सिट, यानी क्या तुम मुझे बैठने दोगे? हो गया। अगला वाक्य 18 नंबर का, क्या मैं आप आज टोटल 20 वाक्य करेंगे, तो अब 18 नंबर का वाक्य है, क्या मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ? क्या वाक्य है? क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? ये उससे पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चनवाचक चिन्ह तो आएगा, और क्या बोला जाएगा? कुड यू स्पेयर ए फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। देखो इस वाक्य के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो हम इसको या आपको अंग्रेजी में आपके पास आके बोले, कुड यू स्पेयर ए फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, क्या आप मेरे साथ अपना थोड़ा सा बहुमूल्य समय बिताना चाहोगे? कुड यू स्पेयर ए फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। जैसी आपकी मर्जी, इस वाक्य को 19 नंबर का वाक्य है, जैसी आपकी मर्जी। 19 नंबर का वाक्य है, क्या है? जैसी आपकी मर्जी। तो इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? एज यू प्लीज, एज यू प्लीज, यानी जैसी आपकी मर्जी। अगला वाक्य क्या है? अगला वाक्य है 20 नंबर का वाक्य है, जरा आराम से बैठिए। क्या वाक्य है? आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? प्लीज तो लगाओगे ना, कैसे बोलोगे? प्लीज मेक yourself comfortable। Please make yourself comfortable। डॉट लगा सकते हो। ठीक है, सॉरी, क्या बोलोगे? आराम से बैठिए, यानी प्लीज मेक योरसेल्फ
कंफर्टेबल कोमा लग जाएगा। देखो मीनिंगों का ध्यान रखें। कंफर्टेबल होता है मतलब आरामदायक, आराम से बैठना। इसको बोला जाता है ना आराम से बैठो, तो प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। तो ये था आज का हमारा चैप्टर जिसका नाम था सम पोलाइट फ्रेसेस। फ्रेसेस मतलब होता है वाक्य। तो इसके आज अपन ने टोटल शिष्टाचार के कुछ 20 वाक्य देखे। इस चैप्टर में जो टोटल वाक्य हैं वो 27 वाक्य हैं। कितने वाक्य हैं टोटल? 27 वाक्य हैं। तो आई थिंक मुझे आपको पूरा करवा ही देना चाहिए वाक्य, क्योंकि 20 तो हो गए। फिर कल अपन रिमेंबर याद रखने वाला पॉइंट ले सकते हैं। जैसे 21 नंबर का वाक्य है, कष्ट के लिए क्षमा करें। यानी जैसे बोलते ना अपन कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, और अगर तकलीफ हुई है तो उस कष्ट के लिए क्षमा करें। तो कष्ट के लिए क्षमा करें, इसको क्या बोला जाता है? सॉरी फॉर द, देखो इस सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस ठीक है। देखो कितना भारी भरकम शब्द का यूज किया जाता है शिष्टाचार दिखाने के लिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यानी कष्ट के लिए क्षमा करें। चिंता मत कीजिए, आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगी वीडियो के लास्ट में। 27 वाक्य हैं इस चैप्टर में पूरे। उसके बाद में 22 नंबर का वाक्य है, आपकी बड़ी कृपा है। आपकी बड़ी कृपा यानी दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। देखो दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स का जो फुल रूप है वो ऐसे दैट्स, तो इसको शॉर्ट रूप में बोला जाएगा दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। और इसी को दूसरे रूप में बोल सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू। क्या बोल सकते हैं? दैट्स सो काइंड ऑफ यू। इसका मीनिंग भी क्या होता है? आपकी बड़ी कृपा है। इसके बाद में 23 नंबर का वाक्य है, बहुत छोटा वाक्य है। क्या है? लीजिए। क्या वाक्य है? लीजिए। ये जो है वो हमारा कितने नंबर का वाक्य है? 23 नंबर का वाक्य। 23 नंबर का वाक्य। तो अब इसको अंग्रेजी बनाएंगे तो प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ यानी लीजिए, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। ठीक है। अगला वाक्य है 24 नंबर का, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ये वाक्य अपन ने फर्स्ट डे में भी देखा था ना, फर्स्ट डे में देखा था ना ये वाक्य। क्या था फर्स्ट डे में वाक्य? ये वाक्य कितने नंबर का? 24 नंबर का वाक्य कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस वाक्य को अपन ने फर्स्ट डे भी देखा था। फर्स्ट डे में वो अपन ने सीखा था ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून वाला। तो उसमें भी लिखा हुआ था कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो वहाँ क्या था? प्लीज्ड टू मीट यू था ना, प्लीज टू मीट यू। और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लीज्ड की जगह क्या वर्ड हो जाएगा? ग्लैड वर्ड हो जाएगा। तो ग्लैड टू मीट यू यानी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, ग्लैड यानी खुशी। अगला वाक्य है 25 नंबर का वाक्य है, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। यानी आप अपने से बड़े से क्या करते हैं? सलाह लेते हो, या फिर बड़े जो है वो आपको सलाह देते हैं। तो आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। आप उनको क्या बोल सकते हो? अगर आपको उनकी सलाह वाकई में अच्छी लगी है तो आप क्या बोल सकते हो? आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। जैसे इस वाक्य को इंग्लिश में बोलोगे तो थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। काइंड एडवाइस मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। तो यहाँ आप थैंक्स वर्ड का यूज करना भी सीख रहे हो कि थैंक्स का वर्ड का यूज करके कैसे अभिवादन प्रकट किया जाता है। तो थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। काइंड की जगह आप दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो? वैल्यूएबल। वैल्यूएबल यानी बहुमूल्य, यानी काम की। वैल्यूएबल यानी काम वाली एडवाइस। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। वैल्यूएबल, ऑब्वियस बात है, अच्छी सलाह तो काम ही आएगी ना। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस या फिर थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। तो इस तरह से आप इंग्लिश में इन शब्दों का यूज कर सकते हो। आगे 26 नंबर का वाक्य है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी। यानी बोलते नहीं कि मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगा, बाकी मुझे पता है।
मैं पूरी कोशिश करूँगा या फिर करूँगी तो क्या बोल सकते हो उसको? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, यानी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा या पूरी कोशिश करूँगी। लास्ट वाक्य है 27 नंबर का, आशा है कि आप मज़े में। क्या वाक्य है? आशा है आप मज़े में है, ये वाक्य। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो होप यू आर enjoying yourself या फिर yourself की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? होप यू आर enjoying yourself, ये भी सही है। yourself या फिर your selves, SELVES, your self। इसका मीनिंग भी क्या होता है? आशा है कि आप, बिल्कुल होप वर्ड का उपयोग आशा उम्मीद के लिए किया जाता ना, तो होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ या योर सेल्फ। तो थैंक यू सो मच बच्चों। आज जो है वो हमारे 27 वाक्य जो है वो पूरे हो गए। हमारा सेकंड डे चल रहा था और उस चैप्टर का जो हमारा नाम था वो क्या था? सम पोलाइट फ्रेजेस, यानी शिष्टाचार के कुछ वाक्य। तो अपन ने टोटल 27 वाक्य देखे और ये जो 27 वाक्य हैं बहुत सरल है, बहुत इजी है। हाँ, इनमें थोड़े से भारी शब्दों का यूज किया है, जैसे इनकन्वीनियंस, कंफर्टेबल, है थोड़े बड़े वर्ड का यूज किया गया। लेकिन ये जो वाक्य हैं वो हमारे घरेलू जीवन में उपयोग होने वाले वाक्य हैं। तो मैंने जैसे कि कहा था कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है, जैसे अब इसका एक पार्ट और बच रहा है, रिमेंबर, यानी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद रखने हैं, जो वो कल देखेंगे। तो और मैंने लास्ट में बोला था कि जैसे ही वाक्य पूरे हो जाएंगे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी ताकि आप नोट्सों से अच्छे से देख करके बना सके। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ नोट्स वगैरह कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ भी, ये देखो बी पार्ट था इसका, अपन ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था ना, ये अपन ने पढ़ लिया था। अपने ये देखा है शिष्टाचार के कुछ वाक्य, अपन ने यहाँ से पढ़ाई करी है। तो देखो ये वाक्य फर्स्ट था, सेकंड था, फिर इस तरह से इन दोनों वाक्यों में अपन ने डिफरेंस किया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको पढ़ाई है। देखो इन वाक्यों को आप ध्यान से देख सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। ये एग्जैक्ट में क्या है, ये एक बुक है, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और 60 डेज का कोर्स है। मतलब इसमें 60 डेज में, ये 60 डेज की ये बुक है। 60 डेज को पढ़ के हम आराम से इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं खुद भी साथ साथ इसको पढ़ रही हूँ, तो मैंने सोचा यूट्यूब पे चैनल बना के सबके साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो, सब जो है वो इंग्लिश के वर्ड सीख सकें, इंग्लिश के मीनिंग सीख सकें और इंग्लिश के कुछ वाक्य बोलना सीख सकें, या फिर उनकी इंग्लिश जो है वो बेटर हो। तो मेरी आशा यही है। देखो मैंने ये आपको पूरे 27 के 27 वाक्य कराई हैं, 20 तक तो यहाँ तक है, और ये देखो यहाँ तक मैंने 27 वाक्य आपको कंप्लीट कराए हैं। 27 के 27 वाक्य, वो लास्ट वाक्य था आशा है आपके मज़े में। तो ये देखो अगला जो हमारा पॉइंट है वो रहेगा याद रखें, यानी रिमेंबर। ये जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें इसे को पढ़ना है। तो कल हम इसको देखेंगे, उसके बाद में हमारा सेकंड डे है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद में जो है वो हमारा थर्ड डे स्टार्ट होगा। थर्ड डे तीसरा दिन स्टार्ट होगा, जिसका नाम है, थर्ड डे का क्या नाम है, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन होता है भावबोधक, यानी कुछ ऐसे वाक्य का उपयोग हम देखेंगे जिनमें भावनाएं प्रकट हो रही है, जैसे शाबाश, वाह, अरे, अति सुंदर, बेशक, आपने तो कमाल कर दिया। तो ऐसे वाक्यों का बोला जाता है एक्सक्लेमेशन, बोला जाता है भावबोधक वाक्य बोले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसका रिमेंबर वाला पार्ट देख करके अपना थर्ड डे तीसरा दिन स्टार्ट करेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच।